वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। एक और नए एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की स्टोरी नासिर की है, जो अपने दोस्तों के साथ यूएस में कुछ हॉन्टेड जगहों को विज़िट करने गया था। ये लोग यंग थे और निडर भी थे, पर और जानने की कोशिश में वो उस रात काफ़ी मुश्किल में फंस गए थे। और जब वो इस मुश्किल में थे तो सब के सब यही सोचने लगे कि हमने ऐसा क्यों किया। यार, ऐसी बहुत सी स्टोरीज आती हैं जिनमें लोग कहते हैं कि हमने ये करने की कोशिश की और उसके बाद ये हो गया। यार, बहुत एहतियात किया करो। ये पैरानॉर्मल चीज़ें आसान नहीं होती हैं और ये आपको बड़ी मुश्किल में भी डाल सकती हैं। तो स्टोरी को आखिर तक देखोगे तो पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या था। तो मिस मत करना, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और कोई पैसे नहीं लगते इसके। चलो शुरू करते हैं। ये वाक़या 2013 में हुआ था। तब मैं यूएस के स्टेट आर्कांसा में सेटल होने की कोशिश कर रहा था। मैं एक पिज़्ज़ा शॉप पे काम करता था और पार्ट टाइम क्लीनिंग की भी जॉब करता था। मेरे काफ़ी दोस्त बन गए थे और वो भी किसी न किसी तरह वहाँ सेटल होने में लगे हुए थे। यूएस की लाइफ बहुत टफ थी, काम काम और काम, तो तफरीह के ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे। पर हमसे जो होता था हम खुद को रिलैक्स करने के लिए करते रहते थे। मेरे साथ पिज़्ज़ा शॉप पे एक लेबनीज़ लड़का काम करता था, फवाद, जिसे काफ़ी मस्ती थी। उसे यूएस आए हुए 3 साल हो चुके थे और वो अक्सर अजीब व गरीब एक्टिविटीज़ या अजीब व गरीब एडवेंचर्स करने के प्लान्स बनाता रहता था और हमें भी उसमें खींच लेता था। हम इंजॉय भी करते थे, पर हमें डर भी लगता था। पर वो कहता था कि हम लेबनान में इससे भी ज़्यादा दिलेरी वाले काम करते हैं। पर इस बार वो एक बहुत अजीब आइडिया लेकर आया था, आर्कांसा की हॉन्टेड जगहों में रात गुजारने का और एक्सप्लोर करने का। मुझ समेत कुछ दोस्त तो फ़ौरन मान गए, क्योंकि हमें भी ये डिफरेंट लगा था और मेरे जहन में तो हमेशा से ही यही था कि ज़्यादातर जगहें सिर्फ नाम की हॉन्टेड होती हैं और वहाँ होता कुछ नहीं, और अगर कुछ हुआ तो हम भाग जाएंगे। पर हम में से कुछ दोस्त बहुत डरपोक थे, तो उनको मनाना काफ़ी मुश्किल था। पर आखिर में वो भी मान गए थे। प्लान ये बना कि हम ओक्लाहोमा की एक झील में जाके कैंप करेंगे और रास्ते में जो भी हॉन्टेड जगहें आएंगी उनको एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। हम 2 गाड़ियों में 7 लोग थे, 5 लड़के और 2 लड़कियाँ। फवाद की 7 सीटर गाड़ी में उसके साथ 1 लड़का और 2 लड़कियां थीं और हम 3 लड़के मेरी सेडान में थे। दोनों गाड़ियां कोई ख़ास अच्छी कंडीशन में नहीं थीं और मेरी गाड़ी तो बहुत ही खस्ता हाल थी। हम तकरीबन 7 बजे शाम को कैंप साइट पहुँचे। वहाँ कैंप का सेटअप किया और जैसे ही सूरज गुरूब हुआ हम सब फवाद की गाड़ी में सवार हो गए और वो हमें एरिया के इर्द गिर्द ले गया। वो सबसे पहले एक पुराने वीरान घर में लेके गया, लेकिन कुछ जानवरों के अलावा हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर वो हमें एक कब्रिस्तान ले गया जो मुबैना तौर पर भूतों का मस्कन था। फिर वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर एक पुराना चर्च जो बर्बाद हो चुका था और मुबैना तौर पर वहाँ भी भूत थे, पर वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इस वक्त तकरीबन आधी रात हो चुकी थी और हमारा बोरियत के मारे बुरा हाल था। मैंने फवाद से कहा कि यार, ये कोई इतनी खौफनाक रात नहीं रही, बल्कि हमारे कई घंटे बर्बाद हो गए हैं। तब फवाद ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो सबसे बेहतरीन चीज़ को आखिर में रखे हुए है। उसने मुझे एक पिक्चर दिखाई जिसमें दरख्तों से ढके हुए पहाड़ थे और पूछा कि इसमें तुम्हें कोई घर या रोशनी का कोई भी ज़रिया दिखाई दे रहा है, जैसे कोई बिजली के तार वगैरह। तो हम सब ने पिक्चर देखी और कहा कि कुछ भी नहीं है। फिर उसने गाड़ी को एक पुराने मिट्टी के रास्ते पे मोड़कर एक छोटे से घर के पास से गुजारा। फिर उसके बाद
2 मील मिट्टी का रास्ता था, जिसके एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ खारदार तार की बाड़ थी, जिसके बाद तकरीबन 2 एकड़ का मैदान था जो एक जंगली पहाड़ी से जुड़ा हुआ था। अंधेरी रात थी और रोशनी का कोई जरिया नहीं था, सिर्फ चांद और सितारे और हमारी गाड़ियों की हेडलाइट्स। जब ऐसा लगा कि काफ़ी वक्त गुजर गया है तो उसने गाड़ी रोकी और हम सब से बाहर निकलने को कहा। हमने उसकी बात मानी। वो हमें एक तरफ ले गया जहां बाढ़ और जंगली पहाड़ी थी। मैंने उस वक्त फ़ोन देखा तो उस पे कोई सिग्नल नहीं थे, पर टाइम 11:50 हो रहे थे। उसने हम सब से कहा कि पहाड़ी के बीच में देखो। बिल्कुल अंधेरे में भी मैं जानता था कि ये वही मैदान और पहाड़ी है जो तस्वीर में थी। 2 मिनट गुजरे होंगे और कुछ भी नहीं बदला। फिर बिल्कुल आधी रात को पहाड़ी के बीच में एक छोटी सी रोशनी चमकने लगी। हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब उस दरख्तों वाली पहाड़ी के बीच में हमने उस रोशनी को चमकते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक लालटेन की रोशनी है। ये रोशनी हिलती रही। हम खामोशी से देखते रहे और फिर मैंने फवाद से पूछा कि कहानी क्या है। फवाद ने जवाब दिया कि उसे नहीं मालूम, लेकिन मुकामी लोगों ने उसे बताया था हर रोज़ आधी रात के वक्त ये लालटेन रोशन हो जाती है और सुबह तक जंगल में हिलती रहती है और फिर सूरज निकलते ही गायब हो जाती है। पर किसी को इससे ज़्यादा कहानी मालूम नहीं थी। हम में एक इराकी दोस्त भी था जो कि फवाद की तरह ही सर फिरा था। वो उस लालटेन को देखकर आवाज़ लगाता है, हेलो, वी कैन सी यू एंड लेट मी टेल यू वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू। हम तुम्हें देख सकते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम तुमसे नहीं डरते। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जैसे जो भी वहाँ है उसका मजाक उड़ा रहा हो। फवाद ने उसे चुप कराया, पर वो उस तरफ इशारा करके ज़ोर ज़ोर से हंसता गया। तब हमारे साथ जो 2 लड़कियां थीं चीख उठीं और उस तरफ इशारा किया। उस इराकी दोस्त की हंसी भी रुक गई जब हम सब ने उस पहाड़ी की तरफ देखा। वो लालटेन हिलती हुई नीचे मैदान की तरफ आ रही थी और तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। हम सब भागते हुए गाड़ी में आके बैठ गए और तेज़ी से उसी मिट्टी के रास्ते से वापस झील की तरफ जाने लगे। हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो लालटेन आहिस्ता आहिस्ता वापस पहाड़ी की तरफ जा रही थी जहां ये पहले जाहिर हुई थी। वापसी का सफ़र खामोश रहा, पर फिर फवाद ने कहा कि वो गाड़ी में गैस डलवाना भूल गया है और यहाँ का वाहिद गैस स्टेशन बंद हो चुका है। अगर अब हम आगे कहीं और जाते हैं तो बेहतर होगा कि मेरी गाड़ी में जाएं जब तक कि सुबह नहीं हो जाती और गैस स्टेशन नहीं खुल जाता, क्योंकि उसके पास सिर्फ आधा क्वार्टर टैंक था। मैंने कहा ठीक है, और चंद मिनट्स बाद हम झील वापस पहुंच गए। हम झील के पास अपने कैंप्स में बैठकर बातें करने लगे कि अभी क्या हुआ था। हमारे साथ जो लड़कियां थीं उन्हें भूख लगी तो फवाद ने उन्हें स्नैक्स दिए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें खाना चाहिए क्योंकि मकामी शॉप्स बंद हो चुकी थीं। तो मैंने और उस इराकी दोस्त ने कहा कि हम साथ वाले टाउन से कुछ खाने को लाते हैं। हम गाड़ी में बैठे और मैंने चाबी घुमाई तो कुछ नहीं हुआ। मेरी गाड़ी डेड थी, बिल्कुल डेड। ना कोई डिंग, ना लाइट्स, ना क्लिकिंग, कुछ भी नहीं। शायद ऑल्टरनेटर ख़राब हो गया था। उसके बाद हम सबको अजीब से महसूस होने लगा। मैंने गाड़ी का हुड खोला और फवाद अपनी गाड़ी को सामने ले आया और हमने मेरी गाड़ी को उसकी गाड़ी से जंप स्टार्ट करने की कोशिश की। यहीं से और भी अजीब चीज़ें शुरू होती हैं। जैसे ही हमने जंपर केबल्स को उसकी बैटरी के साथ जोड़ा और गाड़ी स्टार्ट की तो चंद सेकंड्स में केबल्स के दरमियान से धुआं उठने लगा और आग भड़कने लगी। केबल्स जल गए और सिर्फ पिघला हुआ रबर और राख का ढेर बन गई। सिर्फ एंड क्लैम्प्स बैटरीज पर लगे हुए थे। फवाद ने दौड़कर अपनी गाड़ी बंद की और हमने अपनी बैटरी से क्लैम्प्स उतार दिए। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें एक साथ ही एक अजीब सा पुरअसरार सा एहसास हुआ। अब हमें अचानक से दूर से एक आवाज़ सुनाई देती है जो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगती है। ये आवाज़
किसी के पानी से निकलने की थी, जैसे कोई झील के पानी में हो और उससे बाहर निकल रहा हो। ये साल का वो वक्त था जब रात को काफ़ी ठंड हो जाती थी, लेकिन कोई शख्स इतनी ठंड में झील के पानी में हो, और वो भी आधी रात के बाद जब ठंड ज़ोर की होती है और हवाएं तेज़ होती हैं, ये बहुत अजीब था। लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आया। फिर हमें महसूस हुआ कि कोई झील की तरफ से निकला हो और हमारी तरफ आ रहा हो, और फिर उसने एक ज़ोरदार स्पॉटलाइट हमारी तरफ ऑन की, जिससे हमारी आंखों के सामने चंद सेकंड्स के लिए अंधेरा छा गया। हमने लड़कियों से कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ और दरवाजे लॉक कर लो। मैंने अपनी गाड़ी से 2 आयरन रॉड्स निकाली और एक फवाद को दी, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उससे डील कर सकें। हम दोनों गाड़ियों के सामने खड़े थे और बाकी लड़के हमारे पीछे। दोनों गाड़ियों के हुड्स खुले हुए थे। झील की तरफ से 30 से 40 की उम्र के दरमियान 2 भारी जिसामत के आदमी हमारी तरफ आए। इनकी एक्यूरेट तस्वीर देना मुश्किल है, क्योंकि उनकी स्पॉटलाइट हम पर थी और उन आदमियों का एक अजीब साया बना रही थी, जबकि स्पॉटलाइट की रोशनी की वजह से हमें सही से नज़र भी नहीं आ रहा था। पर जब वो करीब आए तो हमें लगा कि उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं। उन्होंने हमारी तरफ देखा और फिर हमारी गाड़ी की तरफ देखा, और एक ने गाड़ी में बैठी लड़कियों की तरफ देखा, फिर वापस हमारी तरफ देखा और एक छोटी सी हंसी दी। उनमें से एक ने सिगरेट जलाई और कहा, आप लोगों को गाड़ी का मसला हो गया है। हमने कहा कि हाँ, पर हम इससे डील कर लेंगे, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं। सिगरेट वाला शख्स हवा में कुछ सूंघता है और नीचे फवाद और मेरे पैरों के दरमियान देखता है, और देखता है कि जंपर केबल्स की राख से अभी भी धुआं निकल रहा है। फिर वो कहता है, लगता है ये तुम्हारे केबल से कुछ ज़्यादा ही था। तुम लोग मदद चाहते हो? हमारे पास झील की तरफ कुछ सामान है जो शायद तुम लोगों के काम आ सके। फिर दूसरा शख्स जो पहले हंस रहा था कहता है, आप यहीं रुको, हम आते हैं। हम लोग सकते में आ गए और हमारा मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही ये 2 आदमी वापस झील की तरफ गए, हमें चेंज की आवाज़ें आईं। हम कोशिश करते हैं देखने की कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन स्पॉटलाइट इतनी रोशन थी कि हम मुश्किल से कुछ देख पा रहे थे, और चेंज की आवाज़ें काफ़ी थीं। फवाद ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे हम सब उसकी गाड़ी में बैठे और वहाँ से भाग निकले। अगले कुछ घंटों तक हम घरों के पॉपुलेटेड एरिया में घूमते रहे, जो कि रूरल एरिया में ज़्यादा नहीं थे। हम लगभग वहाँ फंस गए थे क्योंकि हमारे पास बहुत कम फ्यूल था। हम सब गाड़ी में छुप कर बैठ गए, ज़्यादातर खामोश, हर तरफ देखते रहे कि कभी भी वो 2 आदमी हमें ढूंढ लेंगे। फवाद अपनी लाइट्स को हर कुछ देर बाद ऑन करता रहा, क्योंकि उसे लगता था कि अंधेरे में उसने कुछ हरकत देखी है। कुछ देर बाद हमारे दोस्त सो गए और फवाद और मैं बात करने लगे कि ये पूरा वाक़या कितना अजीब था। उसने हंसकर कहा, मैंने कहा था ना कि ये खौफनाक रात होगी। फवाद ने मुझसे पूछा कि क्या मैं देखना चाहता हूँ कि लालटेन वाकई सनराइज़ पे गायब होती है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतनी गैस होगी कि हम उसे देखकर वापस इसी जगह आ जाएं? तो उसने कहा कि हाँ, इतनी है कि हम उसे देखकर वापस यहाँ आ सकते हैं, और जब सुबह हो जाएगी तो फिर हम गैस डलवा कर झील की तरफ अपने कैंप्स पे चले जाएंगे और कैंप्स को पैक करके मेरी गाड़ी को भी ले आएंगे। अब हम गाड़ी उसी लालटेन वाले पहाड़ की तरफ लेकर चले गए और हमारे बाकी दोस्त गाड़ी में सोते रहे। हमने वहाँ गाड़ी रोकी और दोस्तों को उठाया। वो आंखें मलते हुए उठे और हैरान रह गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो फवाद ने कहा कि हम यहाँ पे हॉन्टेड चीज़ों को एक्सप्लोर करने आए हैं। रात ख़त्म होने से पहले अगर कुछ और हॉन्टेड एडवेंचर हो जाए तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। वो लालटेन अभी भी उस पहाड़ पे जल रही थी। हम सब गाड़ी से उतरे और एक टाइट सर्कल में बैठ गए। हमारे साथ जो लड़कियां थीं वो नहीं बैठी और वायर फेंस से तकरीबन 5 फीट दूर खड़ी हो गईं, जो कि फील्ड के सामने था और जो उस पहाड़ तक जाता था। उन लड़कियों की पीठ उस पहाड़ और झाड़ियों की तरफ थी।
अब जब हम उस सर्कल में बैठ गए तो फवाद ने कहा कि हम कोशिश करते हैं उस लालटेन वाले से बात करने की, पर थोड़ा भी डेंजर महसूस हुआ तो फ़ौरन सब गाड़ी में भागकर बैठ जाना और हम यहाँ से निकल जाएंगे। और उन लड़कियों को कहा कि इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। पता नहीं क्यों उस वक्त हमें थोड़ा खौफ आया। अब फवाद और उस इराकी लड़के ने ज़ोर से कहा कि हु आर यू, तुम कौन हो, हमसे बात करो। और हम सब से कहा कि पहाड़ की तरफ देखो, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और वो लालटेन उस पहाड़ पे बस हिलती रही। हमने अपने फ़ोन्स की टॉर्चेस जलाई हुई थी, तो बस उस जगह उन्हीं की रोशनी थी और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। उस इराकी लड़के ने फिर से चीख के कहा कि डू यू वांट टू टॉक टू अस, पर इस बार फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई और मूवमेंट नहीं सिवाय उस लालटेन के हिलने के। उस वक्त हमें ये लगा कि सिवाय उन 2 आदमियों के जो हमें झील में मिले थे, हमें कोई भी और हॉन्टिंग्स नहीं मिली और ये जगह भी बिल्कुल फजूल है और हम ख्वाह ही पहले यहाँ से भाग गए थे। अब ये सोचना ही था कि एक तेज़ हवा चलती है और हम सब की मोबाइल्स की टॉर्चेस एक साथ बंद हो जाती हैं। हम सब अपनी टॉर्चेस को ऑन करने की कोशिश करते हैं, पर वो ऑन नहीं होती। हम सब ये कर ही रहे होते हैं कि उन लड़कियों को अपने पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो एकदम उछल जाती हैं और पीछे घूम कर देखती हैं तो उन्हें एक बहुत रोशन लाइट बिल्कुल ब्लैंक कर देती है, जो उन्हें लगा कि शायद लालटेन की थी और बहुत नज़दीक थी। और फिर उनको ऐसा महसूस हुआ उस लालटेन को कोई पकड़ के खड़ा है, मगर फिर वो गायब हो जाती है और फिर लालटेन कहीं नज़र नहीं आती। अगर ये लालटेन थी तो ये पहाड़ से फील्ड पार करके उन लड़कियों के पीठ के पीछे कैसे आ गई, और वो भी कुछ सेकंड्स में। हम पहाड़ पे लालटेन ढूंढने लगते हैं मगर कुछ नहीं दिखता। अब हवा रुक जाती है और हमारे मोबाइल्स की टॉर्चेस ऑन हो जाती हैं। फवाद कहता है, गाइस क्या तुमने ये देखा? सब पूछते हैं कि क्या देखा, मगर जवाब देने से पहले ही हम सब एकदम से रुक जाते हैं जब दूर से हमें हंसी सुनाई देती है जो हर तरफ से आ रही होती हैं। ये आम हंसी नहीं थी, ये बहुत से बच्चों की हंसी थी। अगर मैं इस हंसी को बयान करूं तो ये ऐसी थी जैसे हजारों बच्चे हंस रहे हों, एक के बाद एक। हंसी तेजी से करीब आती जा रही थी। ये खौफनाक हंसी थी, जैसे हम पे हंसा जा रहा हो, कोई गिगल कर रहा हो, और ये हर तरफ से आ रही थी। हम सब पे खौफ तारी हो गया और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, और हम सब तेज़ी से जाकर गाड़ी में बैठते हैं। उस वक्त हंसी की आवाज़ें बहुत तेज़ हो गई थी। हम गाड़ी को वहाँ से ले जाते हैं और आगे जाकर तकरीबन 3 मील दूर रोड पे रुक जाते हैं, क्योंकि अब की बार फवाद बहुत डर गया था और उससे गाड़ी नहीं चल रही थी। हम बहुत खौफज़दा थे और फिर सब ने कहा कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अब हमें इस एरिया से निकलना चाहिए। जब हमारी सांसें बहाल हुईं तो हमें फिर से वही हंसी सुनाई दी, वही हज़ारों बच्चों की हंसी। वो हंसी की आवाज़ें पहले हल्की थी, जैसे दूर हों, पर फिर वो हमें करीब आती महसूस हुई। हम फिर से गाड़ी में बैठ गए और तेज़ी से गाड़ी वहाँ से भगा दी। हमने तकरीबन 6 मील गाड़ी चलाई होगी और हमें पहले 3 मील तक हंसी सुनाई देती रही, जब तक हमने अपनी खिड़कियाँ बंद नहीं कर लीं। फिर 4 मील बाद हंसी सुनाई देना बंद हो गई। फवाद गाड़ी तेज़ चला रहा था और हमारा इराकी दोस्त उसके साथ आगे बैठकर वेट कर रहा था कि मोबाइल के सिग्नल आए तो फवाद अपनी फ्रेंड को कॉल करे, जो कि आगे टाउन में रहती थी, जो 20 मिनट दूर था। थोड़ी देर में जब सिग्नल आए तो उसी वक्त हम 5 लोग जो पीछे सीट पर थे, सबके एक ही वक्त पे रोंगटे खड़े हो गए और फिर अचानक फवाद की गाड़ी रुक गई। फवाद की गाड़ी में गैस ख़त्म हो गई थी। फवाद ने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया तो उसने काफ़ी देर बाद नींद में फ़ोन उठाया। फवाद ने बताया कि इस तरह हमारे साथ हुआ है। तो उसकी फ्रेंड ने कहा कि ये हिकैट, जो कि एक ईवल गॉडेस होती थी एंशियंट ग्रीक रिलीजन में, उसके बच्चे हैं या कुछ ऐसा ही कहा था।
मुझे नहीं पता हिकैट है क्या और क्या होता है, क्योंकि मैं पहली बार ये सब सुन रहा था। उसकी दोस्त ने लोकेशन मांगी और कहा कि वो घर से निकल रही है और 20 मिनट में पहुंच जाएगी। उसने कहा कि तुम सब बहुत डेंजरस एरिया में हो। ये सब सुनने के बाद हम लोग तो खामोश हो गए थे। हम सब गाड़ी में खामोशी से बैठे हुए थे कि हमने हेडलाइट्स देखी जो हमारी तरफ आ रही थी। ये फवाद की दोस्त नहीं थी, क्योंकि इतनी जल्दी वो नहीं आ सकती थी, लेकिन हमने सोचा कि शायद कोई लोकल हो और हमें राइड दे दे। हम गाड़ी से उतरकर खड़े हो गए। गाड़ी तेज़ी से हमारी तरफ आई और पास आके स्लो हो गई और फिर तेज़ी से वहाँ से निकल गई। लेकिन जब वो करीब आई तो वो एक पुराना पिकअप ट्रक था और उसमें 2 आदमी थे, बड़ी दाढ़ी वाले, 30 से 40 साल के दरमियान, भारी जिसामत के, जो हमें घूरते हुए जा रहे थे। मैंने फवाद को देखा और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, फवाद ने कहा, ये वही लोग हैं जो उस झील पे थे। जब उनका ट्रक हमारे पास से गुजरा तो दूसरी साइड पे जहां वो ट्रक गया था फौरन हमें फिर हेडलाइट्स नजर आई और हम देखते हैं कि वही दोनों झील वाले लोग फिर से उसी पिकअप ट्रक में दोबारा हमें घूरते हुए गुजरते हैं। फवाद ने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि अपनी गाड़ी तेज़ चलाओ और जल्दी आओ। अब 5 मिनट गुजरे होंगे कि हमें फिर से हेडलाइट्स नज़र आती हैं। हम समझे फवाद की दोस्त आ गई है, तो हम अपना सामान रेडी करके वेट करते हैं, पर हम देखते हैं कि फिर से वही पिकअप ट्रक तीसरी बार आता है, मगर इस बार उसमें सिर्फ एक ही झील वाला आदमी होता है और ट्रक आहिस्ता करके हमें ये कहता है, लगता है तुम्हें मदद की ज़रूरत है, और हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। हमारा दिमाग बुरी तरह घूम जाता है कि दूसरा आदमी कहाँ गया और ये हर बार अलग अलग डायरेक्शन से कैसे आ रहे हैं, कि हमें हंसी फिर से सुनाई दी और फिर से करीब आने लगी। हमारे पास इस दफ़ा भागने का कोई रास्ता नहीं था। हंसी बढ़ती गई और तेज़ होती गई और रोड के दोनों साइड से आने लगी। उस वक्त हमें महसूस हुआ कि हम घिरे हुए हैं। हमें ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे रोड के चारों तरफ कोई लोग हैं जो हम पे हंस रहे हैं, पर हम उन्हें देख नहीं सकते थे। फिर पीछे से 2 हेडलाइट्स दिखाई दी और 2 गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आने लगी। हंसी अब जंगल से सुनाई दे रही थी और हमारे और करीब आ रही थी। ये ऐसा खौफनाक मंजर था कि हमें लगा कि हमारे एडवेंचर ने हमें एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। फिर एक और गाड़ी तेज़ रफ्तार से दूसरी साइड से आने लगी और जब वो आई तो वो फवाद की दोस्त थी। उसने खिड़की खोलकर कहा कि जल्दी गाड़ी में बैठो। जब हम गाड़ी में बैठ गए तो वो 2 हेडलाइट्स कुछ देर तक हाई बीम जलाकर हमारा पीछा करती रहीं, मगर थोड़ी देर बाद ऑफ हो गई और कहीं गायब हो गई, और उनके गायब होने के साथ ही हंसने की आवाज़ें बंद हो गईं। फवाद की दोस्त ने कहा कि तुम लोग बहुत गलत जगह आ गए हो, यहाँ रात में कोई नहीं आता। तुम लोगों ने लालटेन वाली जगह के बारे में पूछ तो लिया था, पर क्या ये पूछा था कि यहाँ आना सेफ भी है या नहीं? ये एक बहुत मशहूर हॉन्टेड जगह है और तुम लोग खुश नसीब हो कि अभी तक जिंदा हो। अब तक मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ था। हंसी, झील वाले आदमी, लालटेन और ये सब कुछ क्या था? क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन था या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? पर इतना ज़रूर कहूँगा कि पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं और हमें इनकी टेरिटरी में कदम रखने से पहले कई बार सोचना चाहिए। आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप भी कोई खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पे या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हो। अब मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी में। फिर मिलते हैं।